हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आज जो डेट है वो है 1 Feb 2024। ठीक है, आज का द हिंदू स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरम बजट जो है ना वो आ चुका होगा। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्शन ईयर से पहले गवर्नमेंट इंटरम बजट पेश करती है। ठीक है, और नॉर्मल ईयर्स में फुल बजट पेश करती है। क्लियर है? तो इंटरम बजट अगर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो राइट डाउन इन कमेंट्स, फाइन। और मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी कि प्रीलिम्स भी आ रहा है 3 महीने बाद, तो हाउ शुड बी अप्रोच। 2 मिनट उस पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आपका प्रीलिम्स आ रहा है 26 को है। ठीक है, क्लियर है? 3 महीने बचे हैं। अब 3 महीने में क्या करना है? अगर आपका करंट अफेयर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अगर आपने मंथली मैगजीन्स नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस लो मत करना अपना। ठीक है, मोटिवेशन डाउन मत करना। आपको क्या करना है, जो पीटी 365, ठीक है, पीटी 365 रिलीज होगी मार्च अप्रैल में, ठीक है, उसको थरोली करके जाना है। ठीक है, पीटी 365 एनवायरमेंट की, इकोनॉमी की, आईआर की, ठीक है, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट। और उसमें एक साइंस एंड टेक, ठीक है, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। इसकी पीटी 365 करनी है, फाइन। और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके सोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड कर दो। लिमिटेड मतलब सोर्सेज जो है वो स्पेसिफिक कर लो, उसके बाहर कहीं नहीं जाना है। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। स्पेक्ट्रम के बाहर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ना है। पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है। और इन्वायरमेंट के लिए अगर आपकी कोचिंग जहां से आपने ली है, अगर उन्होंने नोट्स दिए हों, सिर्फ वही पढ़ना है। और अगर पहले आपने शंकर आईएएस कर रखा है तो वही करना है। अब शंकर आईएएस बिल्कुल मत करना। अगर आपने शंकर आईएएस का एक ही बार रीडिंग किया है पिछली 6-7 महीने में, तब भी दोबारा रीडिंग मत करना शंकर आईएएस की। अपने नोट्स जो कोचिंग वाले उन पर रिलाई करना। अगर आपके पास कोचिंग नोट्स नहीं है तो मेरे को इन्फॉर्म करना कमेंट्स में, आई विल प्रोवाइड इन टेलीग्राम ग्रुप, फाइन। क्रिप्स नोट्स होंगे एनवायरमेंट के 80 to 90 पेजेस, फाइन। ठीक है, साइंस एंड टेक में सेम आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ाते हैं ना उनके नोट्स सिर्फ वही पढ़ने हैं, ठीक है। और पीटी 365 से इनको लिंक करना है, वही आपको एनवायरमेंट में करना है, ठीक है। एंशियंट के लिए आर एस शर्मा, ठीक है। मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा। अगर एंशियंट और मिडाइवल की आपने आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा नहीं पढ़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके अपने जहां से आपने कोचिंग की है वहां के इंस्टीट्यूट के जो आपको नोट्स मिले होंगे ना, सिर्फ वही करके जाने हैं, क्योंकि इनमें ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ होते हैं, ठीक है, किसी को नहीं आते। 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, वो कितना भी पढ़ के जाए। क्लियर है? तो अपने को बस एवरेज रखना है। तो आपकी कोचिंग जो है ना उसने एवरेज तो करवाया होगा ना आपके नोट्स में एंशिएंट और मिडिएवल के, ठीक है, उतना ही करके चाहिए। अगर वो भी नहीं है कमेंट में लिखो, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। एंशिएंट मिडिएवल हो गया, मॉडर्न हो गया। आर्ट एंड कल्चर में क्या करना है आपको? आर्ट एंड कल्चर में प्लीज अब नितिन सिंघानिया मत उठाना, मत उठाना, मत उठाना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो वही नोट्स पढ़ के जाइए। अगर आपने कोचिंग नहीं कर रखी है तो आर्ट एंड कल्चर के अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कमेंट में लिखिए आप, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा आर्ट एंड कल्चर के भी नोट्स, ठीक है। हिस्ट्री वाला पार्ट क्लियर है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत क्लियर है, एनवायरमेंट के लिए आपके नोट्स, साइंस एंड टेक के लिए नोट्स, फाइन। आईआर के लिए सिर्फ पीटी करके जाना, मैप लोकेशंस बस, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए 4 एनसीईआरटी क्लास 11-12, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए मैपिंग थोड़ी करके जाना, ठीक है। मैपिंग इन द सेंस जो मेजर लोकेशंस जो पीटी 365 में आपको आईआर में मिलेंगी ना, उनको मैप में पढ़ के जाना, ठीक है। और इंडियन मैपिंग भी करके जाना। इंडियन मैपिंग कैसे करोगे आप? इंडियन की जो रिवर्स हैं, ठीक है, इंडियन के जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ठीक है, इंडियन के डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये करके जाना, फाइन, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया। अब क्या बचा है? ठीक है, ये पूरा 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब 3 लेयर्ड कंप्यूटर है विद ब्रेन एज इकोनॉमी के प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटेशन यूनिट। कोचिंग वाले नोट्स से मेरा मतलब इसमें क्या होता है, नोट्स, ठीक है, वो ही करके जाना, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ लिंक कर देना पीटी 365 को, ठीक है। अगर आपके पास इकोनॉमी के भी नोट्स नहीं है, राइट डाउन इन कमेंट्स, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है? ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनके आपको सोर्सेज सिंगल सोर्स रखना है जो मैंने बताया है। दीज आर बेसिक मिनिमम, ठीक है, ये करके जाना है आपको, इसके बाहर कहीं नहीं जाना है। करंट अफेयर अगर आपने नहीं किया तो आप पीटी 365 करिएगा, थरोली करिएगा, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज के सवाल है ना, देखो अगर यूपीएससी अपनी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती ना तो मैं आपसे कहता कि वो 70 के 70 टेस्ट लगाओ आप। लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड करवाते हैं ना, इनको मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आप 70-80 टेस्ट लगा के अपना टाइम वेस्ट करो। आपको मैक्सिमम 10 to 12 टेस्ट लगाने हैं फुल लेंथ। एक ही कोचिंग के मत लगाइएगा, अलग अलग कोचिंग के कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 3 विजन के कर लिए, 3 वाजीराम के, 3 फोरम के, ठीक है, 2-3 कर लिए आपने नेक्स्ट आईएएस के, ठीक है। 10-12 टेस्ट से ज्यादा मत लगाना। और इसको, ठीक है, इसको प्लस कर लेना यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सी साल से? मैं तो कहूंगा 25 साल के कर लो, लेकिन आप करोगे नहीं मुझे पता है। तो आप 2013 से लेकर 23 तक के, ठीक है, मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम तो 25, 1995 से उठा लो,
ठीक है। मिनिमम अगर आपको करना है तो 2013 से लेके 2023 100% करके जाना है। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, एक एक ऑप्शंस जो उसमें दिए गए ना उसके कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, मतलब फुल्ली एनालाइज कर लो। अगर आपके यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिख रहा है जिसको आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है, उसकी आपको मीनिंग नहीं पता, उसके एग्जांपल्स नहीं पता, उसका यूज क्या है नहीं पता, सारा पढ़ के जाओ। ठीक है, बस इतना कर लेना, गारंटी दे रहा हूं प्रीलिम्स 100% निकल जाएगा। क्लियर है? 100%। इससे बाहर जाओगे, भटक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ना प्रीलिम्स होगा, टेंशन बढ़ेगी। ठीक है, इतना करके अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और एग्जाम में जाके फोड़ देना। क्लियर? ठीक है, प्रीलिम्स डिस्कशन हो गया। नाउ लेट्स गेट बैक टू द हिंदू, जो कि मैं रोज डेली डिस्कस करवाता हूं आपको। ठीक है, 40 से 45 मिनट में। क्लियर है? फाइन, स्टार्ट करते हैं द हिंदू। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन एडिटोरियल, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ओपिनियन और साइंस। तो चलते हैं डायरेक्ट साइंस वाले सेक्शन पे। क्लियर है? तो साइंस वाले सेक्शंस पे चलते हैं। क्लियर है? तो आज जो साइंस वाले सेक्शन में न्यूज है वो है साइंटिस्ट फ्यूज ब्रेन लाइक टिश्यू विद इलेक्ट्रॉनिक्स टू मेक कंप्यूटर। मतलब साइंटिस्ट ने ब्रेन को इलेक्ट्रॉनिक्स से मर्ज कर दिया, मतलब एआई, या आप सीधे कंप्यूटर कह लो। इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्रेन से मर्ज कर दिया और एक नई मशीन बनाई है। क्लियर है? हेडिंग आपको क्लियर है? ठीक है, आर्टिकल में क्या है डीपली चलते हैं। ठीक है, फिर मैं स्टोरी बनाऊंगा, स्टोरी याद रखनी है। क्लियर है? आर्टिकल में ये कह रहा है कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, ब्रेन का जो टिश्यू है ना, ब्रेन लाइक टिश्यू, उनको इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ दिया है और एक न्यूरल नेटवर्क बताया जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइड न्यूरल नेटवर्क। ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क। अब ये ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क क्या है, चलते हैं। देखो, जो ब्रेन के सेल्स है ना वो कैसे बनाए। यहां पे जो ब्रेन था ना, ये किसी इंसान का ब्रेन निकाल के नहीं डाला है उन्होंने क्या किया है, आपको पता है कि स्टेम सेल्स से सारे ऑर्गन्स बनते हैं। जब बच्चा रिप्रोडक्शन से बाहर आता है ना, आफ्टर रिप्रोडक्शन बच्चे के जो स्टेम सेल्स होते हैं ना वो सारे ऑर्गन्स में बनते हैं, लीवर, हार्ट, ठीक है, ब्रेन। तो इन्हें स्टेम सेल को लैब में ग्रो करवा के एक ह्यूमन ब्रेन बनाते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, उसको कहते हैं ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनॉइड। ठीक है, स्टेम सेल से जो ब्रेन बनेगा उसको कहते हैं ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनॉइड। क्लियर है? अब ये जो ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनॉइड है, इससे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क बनाया है। अब ये ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, यहां पे देखिए आप, दिस इज ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, यहां से लेके ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ना अपने पेन से, ठीक है, ये है ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क। इसमें ऑर्गेनॉइड कहां पे है, मतलब जो स्टेम सेल से ब्रेन बनाया था वो कहां पे है, वो ये है। क्लियर है? और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक इंपल्स। ठीक है, इनपुट को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझते हैं। ठीक है, हमारे जो नर्व सेल्स हैं। ठीक है, और इस आउटपुट को, मतलब जो प्रोसेस करेगा ब्रेन, उसको बाहर ले जाने के लिए इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया है जो कि आउटपुट शो करेंगे। ठीक है, डिकोड करके। अब ये इलेक्ट्रोड्स कैसे जोड़े जाते हैं ब्रेन से, ब्रेन के साथ जो आउटपुट लेने वाला जो सिस्टम जोड़ा गया ना उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड को ब्रेन में ऐसे घुसाया जाता है। ठीक है, ऐसे ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स को इंप्लांट किया जाता है। क्लियर है? फिर ये ब्रेन की प्रोसेसिंग से जो इंफॉर्मेशन आएगी ना वो ये इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आउटपुट तक पहुंचेगी। आपको क्लियर है? ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क क्या हो गया, ये प्लस ऑर्गेनॉइड प्लस इलेक्ट्रोड जो आउटपुट तक पहुंचाएंगे, ये हो गया ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है? फाइन, आर्टिकल में क्लियर है, ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क बना दिया। ठीक है, ऑर्गन जो एक ब्रेन है उसको और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ के। क्लियर है? हमने नीचे देखा। तो ये जो इन्वेंशन है ना वो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है एक तरीके का, मतलब जहां पे ह्यूमन ब्रेन, पहले कंप्यूटर्स में मॉडलिंग करवाते थे, अब ह्यूमन ब्रेन को यूज करते हैं कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या थी, ब्रेन को यूज क्यों करना पड़ रहा है, जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स थे ना या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें प्रॉब्लम क्या थी। ये सीपीयू है, ये कन्वेंशनल कंप्यूटर है, यहां इनपुट देते हैं हम, यहां आउटपुट मिलता है, और ये सीपीयू है जहां पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे प्रोसेसिंग होती है। तो हमने कोई भी इनपुट भेजा, ठीक है, वो जाएगा पहले सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू में जाने के बाद प्रोसेसिंग के लिए वो कहेगा कि हमें इसके लिए कुछ डाटा चाहिए, जो डाटा मेमोरी से कलेक्ट होगा। ठीक है, फिर मेमोरी से डाटा जाएगा प्रोसेसिंग में, फिर प्रोसेसिंग से कमांड जाएगी कि हमें ये इस टाइप का डेटा चाहिए, फिर मेमोरी अपनी जो डेटा फाइल्स हैं उसमें से उस तरीके का डेटा भेजेगा, फिर वो डेटा प्रोसेस्ड होकर आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो इसमें ना इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी जाती थी और बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, क्लियर है? बहुत टाइम लग जाता था, बहुत एनर्जी जाती थी। लेकिन ब्रेन के केस में क्या होता है कि ब्रेन के केस में, ये देखिए आप, ब्रेन के केस में क्या होता है कि मेमोरी भी सेम ब्रेन में ही स्टोर्ड है। ठीक है, और प्रोसेसिंग भी सेम ब्रेन में ही हो रही है। तो मेमोरी और कंप्यूटेशन मतलब प्रोसेसिंग सेम जगह हो रही है। तो ये जो आगे पीछे वाला सिस्टम था ना कि मेमोरी से ट्रांसफर किया डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में, फिर प्रोसेसिंग से कमांड भेजी मेमोरी यूनिट में कि हमें ये वाला डेटा चाहिए, फिर उसने डेटा भेजा, तो ये वाला जो ट्रांसफर है ना इसको खत्म कर दिया।
मतलब सेम ब्रेन में ही प्रोसेसिंग होगी, ब्रेन से ही मेमोरी ले लो और मेमोरी को ब्रेन में ही प्रोसेस कर दो, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा टाइम रिड्यूस हुआ है, बहुत कम एनर्जी लगती है, क्लियर है। इसलिए हमें ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। यही क्लियर है ना, क्लियर है ना आपको? देखो ठीक है, मैं इसमें बताता हूं आपको, यहां पे दिया गया है ये, ठीक है। अब ब्रेन स्पेंड्स ओनली 20 वॉट टू डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क दैट एआई हार्डवेयर, मतलब एआई हार्डवेयर मतलब जो हमारे कंप्यूटर्स करते हैं, ठीक है, उस वो यूज करते हैं 8 मेगावाट, लेकिन ब्रेन उतने ही अमाउंट का वर्क 20 वॉट में करके देता है, ठीक है। एनर्जी देखिए आपने कितनी रिड्यूस हो गई, ठीक है। और ये क्या करता है, ये किस वजह से होता है, क्योंकि ब्रेन सेल्स में मेमोरी और प्रोसेस विदाउट फिजिकल सेपरेटिंग, मतलब विदाउट सेपरेशन के एक ही जगह मेमोरी और प्रोसेस दोनों चीजें होती हैं, इस वजह से इतनी कम एनर्जी लगती है, क्लियर है आपको? ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको क्यों यूज होता है, ठीक है। ये वाला पैरा मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क पे। इसको बायो कंप्यूटिंग भी कहते हैं। बायो कंप्यूटिंग क्यों? इसमें बायोलॉजिकल एक ऑर्गन यूज हुआ है, इसलिए इसको बायो कंप्यूटिंग कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हो चुकी है जहां पे कल्चर्ड ब्रेन सेल्स, मतलब जो स्टेम सेल से ब्रेन सेल्स बनाए गए थे ना, उनको ट्रेनिंग दी थी, ठीक है, एक गेम खेलने की, पोंग, जो कि टेबल टेनिस तरह का गेम होता है, उसको ट्रेनिंग दी थी ब्रेन सेल्स को इस गेम को खेलने के लिए। तो ब्रेन सेल्स भी एआई की तरह उस ट्रेनिंग के बाद कमांड्स को समझने लगा था, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल नेटवर्क, क्लियर है, ये स्टडी हुई, फाइन, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया ना ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, तो वही इस पैरा में दिया गया था जो मैंने शुरुआत में समझाया था, क्लियर है आपको? अब ये जो ब्रेन ऑर्गेनॉइड है ना, ठीक है, इसका क्या सीन है, इससे जो कंप्यूटर बनाया गया वो कैसे बनाया गया, वो एक 3 लेयर्ड कंप्यूटर है। कैसा 3 लेयर्ड? देखो, ब्रेन में पहले माइक्रो इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट किया, ठीक है, उससे बना ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क जो मैंने समझाया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि टीम ने एक नेटवर्क सिस्टम बिल्ड कर दिया, रिजर्वॉयर कंप्यूटर, ठीक है, रिजर्वॉयर कंप्यूटर कर दिया, ठीक है। इसको मैं बेसिकली आपको समझाता हूं फिगर से, ठीक है। लेट्स सी द फिगर। ये इलेक्ट्रोड्स इंप्लांट किए गए ब्रेन में, ठीक है, ये फिगर है, क्लियर है। ये पूरा, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहां से आपने इनपुट दिया, कमांड दी, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज किया इस वाले डिवाइस ने, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेज दिए उसने ब्रेन में, मतलब ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है। इसने इसको प्रोसेस किया, फिर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, मतलब ये इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उसने इसको बाहर भेज दिया अपने जो आउटपुट है, और इलेक्ट्रोड्स ने उस आउटपुट को डिकोडिंग के लिए भेज दिया इस डिवाइस में, ठीक है। और उसने डिकोड करके आउटपुट, जो ये कंप्यूटर चला रहा है, उस इंसान को आउटपुट स्क्रीन में शो कर दिया। क्लियर है वर्किंग इस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर की, ठीक है। यही बताया गया यहां पे कि ये 3 लेयर्ड कंप्यूटर होता है जिसमें इनपुटर लगा होता है, जो मैंने दिखाया था, ये इनपुट लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाली जो मशीन है ना, इसको हम रिजर्वॉयर कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी सर्कल बनाया ना, इसको क्या कहते हैं, रिजर्वॉयर, ठीक है। और आउटपुट यहां पे आपको, यहां पे देखिए ये रेड कलर का ये आउटपुट मिल जाता है, क्लियर है, फाइन। ये पूरी मशीन आपको क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वर्ट, ठीक है, ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है एक 0 1 इन बिट्स और बाइट्स, मतलब, ठीक है, जाके वो कंप्यूटर वर्क कर सके फाइन सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। और ये रिजर्वॉयर क्या होता है, रिजर्वॉयर को ब्रेनोवेयर भी कहते हैं, जो एक ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क होता है, क्लियर है, क्लियर है। ये पूरा पैरा क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको वर्किंग समझा दी, क्लियर है, ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर की, क्लियर है। अब फाउंडेशनल क्या है इसमें, मतलब इससे बेनिफिट क्या है कि एक तो जो ब्रेनोवेयर है ना, जो ये वाला कंप्यूटर है ना, ये जो हमने बनाया है, इसमें क्या सीन है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 50 बार कमांड देके सिखाना पड़ता है, इसको आप 4-5 कमांड ही दे दो, उतने में ही सीख जाता है ये कि ये वाला पैटर्न, ठीक है, मतलब ये वाली इमेज शाहरुख खान की है, उसको 4-5 बार आप इमेज दिखाओ इस वाले कंप्यूटर को और बोलो ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान है, शाहरुख खान है, वो 4-5 बार में ही सीख जाएगा। कोई भी इमेज दिखाना फिर शाहरुख खान की, बाहर किसी भी तरह की उठा के आपको स्केच दिखाना, कुछ भी दिखाना, स्टैचू दिखा देना, ये कंप्यूटर बता देगा कि दिस इज शाहरुख खान। और वहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर है, उसको आपको 50-60 बार दिखानी पड़ेगी इमेज, तब जाके वो सीखेगा, ठीक है, क्लियर है। ये फायदा है, इसी पैरा में ये लिखा था, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनॉइड्स जो है ना, ऑर्गेनॉइड्स वो कॉन्शियस होते हैं क्या, मतलब वो जिंदा होते हैं क्या, उनमें जान तो नहीं है कहीं, ठीक है, कहीं वो फीलिंग्स, ठीक है, कहीं वो इमोशंस फील तो नहीं करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनॉइड्स मतलब ये जो हमने स्टेम सेल से ये जो बनाया था ना ब्रेन, और इसको जो ये कंप्यूटेशन के लिए यहां रख दिया, क्या ये जिंदा तो नहीं है, इसमें जान तो नहीं है कहीं, ये चीजों को समझ तो नहीं रहा है, रिटेन तो नहीं कर लेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस तो नहीं करने लगेगा प्रोसेसिंग करके, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी,
ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे अभी रिसर्च चल रही है। हालांकि जो एक चीज हम लोगों को कंसीडर करनी चाहिए वो है एथिकल, इसका एंगल, एथिकल एंगल हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए। एथिकल एंगल क्यों कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि जिससे आपने, जिसके स्टेम सेल्स लेके आपने ऑर्गेनॉइड बनाया है, ये उस ऑर्गेनॉइड को आप उतनी ही डिग्निटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं जितना डिग्निटी के साथ आप डोनर, मतलब जो ये सेल्स दे रहा है अपने स्टेम सेल्स, उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये एक एथिकल कंसर्न है। क्लियर है? ये आर्टिकल क्लियर हुआ आपको? स्टोरी क्लियर हुई? फाइन, ठीक है, ओके। स्टोरी क्या है? ब्रेन को अब सीपीयू की जगह यूज करेंगे एज अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सीपीयू में जब प्रोसेसिंग होती है तो वो मेमोरी से पहले डेटा लेता है, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर दूसरा डेटा चाहिए उसको, वो कमांड बनाता है, फिर मेमोरी के भेजता है, मेमोरी के पास, फिर मेमोरी उसको डेटा देता है, तो उसमें टाइम लग जाता है और एनर्जी भी जाती है। और ब्रेन में क्या सीन है, एक ही जगह सारा काम हो जाता है, मेमोरी भी एक ही जगह से मिल जाती है और प्रोसेसिंग भी एक ही जगह हो जाती है, तो टाइम भी कम लगता है और एनर्जी भी कम लगती है। इसलिए ये कंप्यूटर्स थोड़े अच्छे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बार कमांड देकर समझाना पड़ता है। इन वाले कंप्यूटर्स को, जो ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क वाले कंप्यूटर है, उनको आप 4-5 बार में ही सिखा सकते हो। दे आर मच मोर फास्टर। क्लियर है? अब जो सेकंड न्यूज है वो न्यूरोलिंक से रिलेटेड है। जो मस्क कहते हैं ना कि हमने ब्रेन में एक चिप इंप्लांट की है, न्यूरोलिंक, जिस डिवाइस को हम न्यूरोलिंक कहते हैं। ठीक है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, क्लियर है? वीडियो बनाई है, विजुअल्स के साथ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे देख लेना। इसकी मैं बेसिक्स आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये आर्टिकल कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, बेसिक्स आप समझो। बेसिक्स मैं समझाने जा रहा हूं आपको। बेसिक्स ये है, एक डिवाइस जो बनाया है न्यूरोलिंक स्टार्टअप कंपनी ने, इलॉन मस्क की, वो ये डिवाइस है। ठीक है, क्लियर है? ये डिवाइस में ये जो चीजें गई हुई ना, ये वायर्स हैं, बहुत ही छोटी वायर्स, और ये जो पूरा गुच्छा है, यानी 1000-2000 वायर्स का गुच्छा है ये। ठीक है, क्लियर है? इन वायर्स को क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी के जो ब्रेन है ना, इसमें डालेंगे। कैसे डालेंगे? ह्यूमन बॉडी के स्किन को हटाया जाएगा, स्कल में एक छेद किया जाएगा। ठीक है, उस स्कल की छेद की जगह इस डिवाइस को रख के, और इसकी वायर्स को जो है ना, इसकी वायर्स को, ये देखो अंदर जा रही है वायर्स, इसकी वायर्स को ब्रेन में ऐसे, जैसे ये इलेक्ट्रोड्स इंप्लांटेड थे ना, इसी तरीके से ब्रेन में गोंच गोंच के इंप्लांट कर देंगे। क्लियर है? मैं इसकी इमेज दिखाता हूं आपको, ये देखिए आप। ये एक रोबोट करेगा सर्जरी। वो क्या करेगा, इस डिवाइस की एक वायर को उठाया उसने, ये वायर है, ये ब्रेन है, ठीक है, पिंक कलर का। इस ब्रेन में उसने इस वायर को, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसको उसने एक जगह पे जाके ब्रेन के अंदर घुसा दिया है। ठीक है, ताकि वो ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचा सके। ठीक है, क्लियर है? घुसा दिया। तो ऐसे ही ये पूरी 1000 वायर्स को ब्रेन के अलग अलग एरिया में घुसा दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसकी दोबारा इसको ढक के सर्जरी करके इंप्लांट कर दिया जाएगा। और ये जो सीन है ना, ये पहले वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड था, मतलब यहां से भी वायर आएंगी, बैक तक जाएंगी, पीछे आपको कुर्सी में बैठना पड़ेगा, जैसे स्टीफन हॉकिंस के साथ था। ठीक है, लेकिन अब ये वायरलेस कर दिया, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम करेगा ये, मतलब सिग्नल्स को और आउटपुट को वायरलेसली भेजेगा वायर। क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, इसका कैसे इंप्लांट करता है, अभी एक वीडियो प्ले होगी 4-5 सेकंड की, उसमें आप देख लेना कैसे इंप्लांट होता है। ठीक है, वीडियो प्ले होने जा रहा है। क्लियर? ठीक है, तो do is it's going to peel the array, the threads one by one from its silicon backing and insert it into the targets that we predetermine in the targeting view. So there you go. That's the first insertion. आपने वीडियो देखी? क्लियर? आपको पता चला कि ये इलेक्ट्रोड को कैसे इंप्लांट करता है? क्लियर है? अब इसका, ठीक है, इलेक्ट्रोड इंप्लांट कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया। अब इसका यूज क्या है? यूज यहां पे है। यूज एक तो जो पैरालाइज हो जाते हैं ना लोग, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। पैरालिसिस क्या है बेसिकली? पैरालिसिस ये है कि ब्रेन की जो कमांड है वो आपके मसल तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आपके मसल्स तक ब्रेन की कमांड नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आप मसल्स यूज नहीं कर पा रहे हो अपने। क्लियर है? तो इसका पैरालिसिस का एक ही जो मॉडिफाइड फॉर्म है, या कह दो जो सेम तरीके का पैरालिसिस है, वो एक ब्लाइंडनेस भी है। कोई अंधा जन्म लिया है किसी ने, कोई अंधा जन्मा है, तो उसमें क्या सीन है, ये कैमरा उसके सामने लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग वर्चुअल रियलिटी देखने के लिए एक वो कैमरा लगा लेते हैं ना सामने, पूरा बैंड टाइप का होता है ब्लैक कलर का, उसको ये लगा दिया जाएगा, जो कि इसको बाहर का दिखाएगा। कैमरा ये बाहर की चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये आउटपुट ये कैमरा लेगा। ठीक है, फिर वो आउटपुट वायरलेसली पूरा डेटा आउटपुट का एक, इसके जो इस बंदे के जेब में जो आईफोन होगा ना, इस पे आएगा। ठीक है, आईफोन उसको प्रोसेस करेगा उस पूरी इमेज को। ठीक है, फिर आईफोन वायरलेसली ब्लूटूथ के थ्रू ये डाटा को, ठीक है, स्ट्रीम कर देगा इस न्यूरोलिंक डिवाइस पे। मतलब ये जो डिवाइस है ना, ये जो इसके अंदर इंप्लांटेड है, यहां पे वायरलेस हो रहा है सारा काम। ठीक है, वायरलेसली इस डेटा को स्ट्रीम कर देगा इस न्यूरोलिंक पे। ठीक है, फिर ये न्यूरोलिंक क्या करेगा, इस इमेज को, ये जो आउटपुट है, पहले ये देख नहीं पा रहा था, अब इस कैमरा के थ्रू उसने ये देखा। ठीक है, आउटपुट लिया, इस
फोन के थ्रू उसने प्रोसेस किया और इस न्यूरोलिंक के थ्रू उसकी इमेज को ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, जो उसका ब्रेन प्रोसेस करके उसको बताएगा कि आपके सामने एक बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, सामने बिल्डिंग है जिसका कलर रेड है, येलो है, मतलब जो पहले काम आंख करती थी ना ब्रेन के लिए, अब वो ये कैमरा करेगा। और जो पहले आंख की जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके थ्रू ब्रेन प्रोसेस करके बताता था इंसान को कि आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो सारा प्रोसेस अब आईफोन और न्यूरोलिंक के थ्रू होगा। क्लियर है? क्लियर है आपको इसका यूज? ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, जो अंधा व्यक्ति है वो भी आजकल की दुनिया में देख पाएगा। किसके थ्रू? कैमरा लगा होगा उसके सामने, आईफोन प्रोसेस करके देगा, और न्यूरोलिंक, जो पहले न्यूरॉन्स काम करते थे ना, वो न्यूरोलिंक इसको ब्रेन तक पहुंचाएगा और ब्रेन रीड करके बताएगा उस इंसान को कि आप एक अपने सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, एक लाइट पोल देख रहे हैं। ठीक है, कितना बड़ा इन्वेंशन है ये, मतलब इंसान अपनी ब्लाइंडनेस, मतलब अंधा है फिर भी वो देख सकेगा। क्लियर है? फाइन। तो साइंस सेक्शन इज कंप्लीटेड। फाइन, लेट्स गो टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर है? साइंस सेक्शन कंप्लीट हुआ। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट कहां? यस, दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या आर्टिकल है? ठीक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या आर्टिकल है? कोरियन जो पेनिनसुला है उसमें टेंशन राइज हो रही है, किसके बीच में? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। लोकेशन देख लेते हैं इसकी कहां पे है। ये वर्ल्ड मैप है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, यहां पे ये है कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, क्लियर है? कोरियन पेनिनसुला आपको दिखा? ठीक है, चाइना के जस्ट बगल में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार और लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, दिस इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ये है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। क्लियर है? ठीक है, दिस इज नॉर्थ कोरिया, दिस इज साउथ कोरिया, दिस इज जापान, दिस इज चाइना। तो इस पूरे पेनिनसुला को मिला लो ना आप, नॉर्थ और साउथ कोरिया के पूरे लैंडमार्क को मिला लो, तो इसको कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोरियन पेनिनसुला किसे बोलते हैं? लोकेशन देख लिया आपने। अब टेंशन क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया है ना, उसके जो किम जॉन उन है, उन्होंने कहा है कि पहले हम कोरियन पेनिनसुला का रीयूनिफिकेशन करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अब हमने उसको खत्म कर दिया, उस आइडिया को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से उस आइडिया को डिलीट कर दिया और एक नया आइडिया जोड़ दिया। वो ये है कि अब साउथ कोरिया हमारा एनिमी स्टेट है। अब हमें कोई रीयूनिफिकेशन नहीं करना, अब हमें कोई कोरियन पेनिनसुला नहीं बनाना, अब हमारा टारगेट साउथ कोरिया है एज अ एनिमी स्टेट। ठीक है, इसी चक्कर में नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे मिसाइल से टेस्ट किए। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाया। ठीक है, और इसके देखते साउथ कोरिया ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की यूएस और जापान के साथ। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ गए आप? ये देखिए कोरियन पेनिनसुला है ना, उसका मैपिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आर्च ऑफ रीयूनिफिकेशन है। ये होप था कि कोरियन यूनिफिकेशन कभी हो जाएगा आगे फ्यूचर में, जो कि प्योंगयांग में था, नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में। इसको भी नॉर्थ कोरिया के किम जॉन उन ने तोड़वा दिया। उसने कहा कि रीयूनिफिकेशन अब नहीं चाहिए, केवल एनिमी स्टेट है साउथ कोरिया हमारा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है? अब हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। जो कोरियन पेनिनसुला था ना, ये डिवाइड हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। पहले तो ये यूनाइटेड ही था कोरियन पेनिनसुला, ये वर्ल्ड वॉर 2 में डिवाइड हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। फिर क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया चला गया रशिया के पक्ष में, यूएसएसआर, और साउथ कोरिया चला गया यूएस के पक्ष में। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950 से 1953 के बीच में कोरियन वॉर हुआ। मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कोशिश की थी साउथ कोरिया को टेक ओवर करने की, मतलब साउथ कोरिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी नॉर्थ कोरिया ने। इसलिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर हुआ 1950 और 1953 के बीच में। ठीक है, हिस्ट्री क्लियर है? सीक्वेंस समझते जाना आप। फिर नॉर्थ कोरिया में एक अथॉरिटेरियन डायनेस्टिक रिजीम आ गई। ठीक है, किम जॉन उन वाली। ठीक है, और इन्होंने अपनी टाइज, अपने दोस्त बना लिए चाइना और रशिया। साउथ कोरिया में आ गई लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसने अपना दोस्त बना लिया यूएस को। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ, जो किम जॉन उनका कोरिया है उसमें क्या हुआ कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, तो उनको अब डी न्यूक्लियराइजेशन करवाना था पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। क्योंकि किम जॉन उन तो आपको पता है ना, सरफिरा इंसान, पता नहीं कब कहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दे। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी ये नेशनल एक्टर नहीं है। ठीक है, तो फिर इस पूरे पैरा में दिया गया है कि डी न्यूक्लियर करवाने के लिए, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करवाने के लिए क्या क्या टॉक्स हुई, कोई जरूरत नहीं है।
फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी टॉक की, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए, लेकिन वो टॉक्स फेल हो गई, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, क्लियर है, कोई मतलब नहीं है। अब ये जो रीसेंट प्रॉब्लम हुई, मैंने आपको समझाई क्या हुई, क्योंकि किम जॉन उन ने 15 जनवरी को 2024 15 जनवरी, ये जो निकल गई है 15 जनवरी, उसमें क्या किया कि नॉर्थ कोरिया का जो गोल था ना रीयूनिफाई करने का पूरे कोरियन पेनिनसुला को, मतलब साउथ कोरिया को मिला के पूरा कोरियन पेनिनसुला एक बनाने का, उसको उन्होंने हटा दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने और साउथ कोरिया को एनिमी स्टेट ब्रांड करके डलवा दिया। और सारे जो रीयूनियन के या रीयूनिफिकेशन वाले जो ऑफिस चल रहे थे उनकी गवर्नमेंट ने उनको सबको क्लोज कर दिया। और ये प्योंगयांग में जो ये स्टैचू खड़ा था ना रीयूनिफिकेशन का, इसको भी तोड़वा दिया उन्होंने, क्लियर है, ये सब डेवलपमेंट हुआ। फिर उन्होंने कई सारे टेस्ट भी किए, मिलिट्री वाले हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट किया, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है ये सिग्निफिकेंट है टेस्ट, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है ना, ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको चकमा देके निकल सकती है। मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करता है, एक S-400 जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये क्या करेगा, आपने हाइपरसोनिक मिसाइल मारी, ठीक है, क्लियर है, तो यहां पे अगर ये मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है ना, तो ये भी यहां से एक मिसाइल छोड़ेगा, ठीक है, और कोशिश करेगा कि ये जो आपकी मिसाइल आ रही है ना एनिमी स्टेट की, और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपनी मिसाइल छोड़ी है, इन दोनों का टकराव हो जाए और ये आपस में ही एक दूसरे में 4-5 किलोमीटर की ऊंचाई पे एटमॉस्फेयर में आपस में एक दूसरे से टकरा के, ठीक है, निस्तो नाबूद मतलब खत्म हो जाए। जैसे हमने रामायण में देखा ना, रावण यहां से बाढ़ चला रहा है, राम जी यहां से बाढ़ चला रहे हैं, तो दोनों बाढ़ आपस में टकरा के खत्म हो जाते हैं। रामायण में देखा था ना, बस वही सिस्टम है, ठीक है, किसका, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, ठीक है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, इनको चकमा दे देती है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब साउंड की जो स्पीड है उससे 5 या 6 गुना ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री टेस्ट था नॉर्थ कोरिया के द्वारा, जिसमें उन्होंने हाइपरसोनिक अपनी मिसाइल्स को टेस्ट किया था। साउथ कोरिया ने भाई इसके देखते हुए जापान के साथ और यूएस के साथ, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, क्लियर है। फिर जो करंट कोरियन गवर्नमेंट है ना, उसका क्या अप्रोच रहा इन सबको देखते हुए, जो नॉर्थ कोरिया ने किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस स्टैचू को जो हटवा दिया, उसमें साउथ कोरिया का ये रहा कि साउथ कोरिया के जो गवर्नमेंट के इलेक्टेड लीडर है ना, प्रेसिडेंट योन सुल्क यूल, ठीक है, योन सुल्क यूल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम केवल और केवल जो यूएस और जापान के एफर्ट्स है ना उसी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, जैसा वो बताएंगे वैसा करेंगे हम, कि नॉर्थ कोरिया से कैसे डील करना है, क्लियर है, ये साउथ कोरिया की अप्रोच है, ठीक है। और ये जो सिचुएशन बनी है ना दुनिया में, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बस इतना समझना है हमें कि रशिया और यूक्रेन वॉर पहले से चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर पहले से चल रहा है, ठीक है। अगर ये नया वॉर जो चाइना और ताइवान का वॉर पहले से चल रहा है, इंडिया और चाइना का वॉर पहले से चल रहा है, उसके बाद जो ये प्रॉब्लम अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के वॉर भी चलने लगा ना, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी कि ये जो मेजर प्लेयर्स है ना, यूएस, चाइना, रशिया, ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। कैसे इन्वॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो जाएगी, जो वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो तो रशियन पावर इन्वॉल्व है एक तरफ से, और यूक्रेन की तरफ से नाटो लड़ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड पावर्स इन्वॉल्व है। जो इजराइल और हमास का चल रहा है, उसमें इजराइल की तरफ यूएस है और हमास की तरफ चाइना इन्वॉल्व और ईरान इन्वॉल्व है, ठीक है, बैक द डोर, ये भी वर्ल्ड पावर इन्वॉल्व है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट पहले से चल रहा है, ठीक है, क्लियर है, यहां पे देखिए आप, ठीक है, चाइना ताइवान का पहले से चल रहा है। अगर ये नया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी हो गया ना, तो नॉर्थ कोरिया को पता है आप दोस्ती रशिया और चाइना से हो रखी है, दोनों मेजर पावर्स, और नॉर्थ कोरिया का जो डिफेंस या सेफ्टी प्रोवाइड करने का जिम्मा यूएस का है, कमिटेड है, यूएस का कमिटेड एग्रीमेंट है नॉर्थ अमेरिका के साथ कि हम आपको डिफेंस प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो तो पीछे नहीं हटेगा। और यूएस का जो दोस्त है जापान, एलाई है यूएस का, और नॉर्थ कोरिया का दोस्त, वो भी इस वॉर में आएगा, ठीक है। अगर ये नया वॉर क्रिएट हो गया ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी वर्ल्ड लेवल पे कि ये सारी मेजर पावर्स को हर फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, हो सकता है ये मेजर पावर्स आपस में भी लड़ने लगे। इस आर्टिकल में इतना ही था, क्लियर है, आर्टिकल क्लियर है, स्टोरी क्लियर है। स्टोरी में क्या है कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जॉन उन है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से रीयूनिफिकेशन वाला जो क्लॉज है वो निकाल के साउथ कोरिया को एनिमी स्टेट घोषित कर दिया है, ठीक है। जब एनिमी स्टेट घोषित किया तो उसके बदले में साउथ कोरिया ने अपनी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को बढ़ा दिया जापान और यूएसए के साथ, क्लियर है। और इसी में राइटर ने ये बताया है कि वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे अगर ये वॉर हुआ तो क्या इंप्लीकेशन हो जाएंगी, क्लियर है। बस इतना ही था, ये जो इतना बड़ा है, हिस्ट्री आपको पता ही है, स्टोरी में हिस्ट्री भी इंक्लूड कर लेना, कोई जरूरत नहीं है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से कोई नहीं पूछेगा हिस्ट्री में कोरियन पेनिनसुला की, बट जनरल अवेयरनेस के लिए आप देख सकते हैं, क्लियर है। जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का दूसरा आर्टिकल है वो है इंटरनेट शटडाउन, इंडियन इंटरनेट शटडाउन, ठीक है, उसने 2.8 बिलियन इकोनॉमी का लॉस करवाया है, ठीक है, क्लियर है। देख लेते हैं इस आर्टिकल को। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट एक्सेस बाय गवर्नमेंट, मतलब इंटरनेट को बैन कर रही है अगर गवर्नमेंट, वो लॉफुल होना चाहिए, लिमिटेड इन स्कोप, मतलब उसका स्कोप लिमिटेड होना चाहिए, और एक नेसेसरी कंडीशन में ही उसको यूज करना चाहिए बैन को, और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट मतलब, प्रोपोर्शन मतलब अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि पब्लिक ऑर्डर को हानि ना पहुंचे,
ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए इंटरनेट बैन किया है, तो प्रिपरेशन ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि 4-5 लोग मारे गए किसी दंगे में, ठीक है, ज्यादा कोई मेजर कैजुअलिटीज नहीं है, छोटा मोटा दंगा था, आपने इंटरनेट बैन करवा दिया, तो ये प्रोपोर्शनेटली नॉट गुड। मतलब जो चीज आप करना चाहते हैं और आपने जो बैन करवा दिया इंटरनेट का, वो बहुत ही ज्यादा मेजर स्टेप है, ये प्रोपोर्शनेटली नॉट, मतलब क्वांटिटी उसकी सही नहीं है, प्रोपोर्शन उसका सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये अनुराधा केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके जस्ट अपोजिट कर रही है। J&K, जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे इंटरनेट बैन लगवाए गए, ठीक है, इस 2020 के जजमेंट के बाद ये सब हुआ है, ठीक है। हरियाणा में जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें भी इंटरनेट बैन हुआ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला, पुलवामा, शोपियन, इसमें भी इंटरनेट बैन हुआ, ठीक है। ऑन मोटा मोटा बहुत सारे इंटरनेट बैन इंडियन गवर्नमेंट ने लगाए हैं डिस्पाइट ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे जो ट्रस्ट है ना वो इरोड हो जाएगा। कारण क्या है ट्रस्ट इरोड होने का, कि आप तो एक तो ये सारे जो इंटरनेट बैन है वो ऑर्डर इशू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इनका ऑर्डर है ऑफिशियली जो इशू करना चाहिए वो आप ऑफिशियली ऑर्डर इशू नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एग्रीव्ड कोर्ट भी जाता है और क्वेश्चन करता है कि जो इंटरनेट बैन किया है वो लीगल है, तो कोर्ट एब्सेंस ऑफ ऑर्डर में, मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के एब्सेंस में कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता भाई। उसमें कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या कह देगा, गवर्नमेंट से बोलेगा कि भाई आप इंटरनेट बैन वाला ऑर्डर प्रोड्यूस करो, उसमें हम देखेंगे कि आपने क्या प्रोपोर्शनैलिटी मेंशन की है, आपने कितने स्कोप मेंशन किए उसमें, उन सबको चेक करके हम इसकी लीगल जो लीगैलिटी है उसको डिस्क्राइब करेंगे, और हो सकता है कि हम आपके इंटरनेट बैन को हटा दें। लेकिन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल ऑर्डर ही नहीं निकालती, केवल नोटिफिकेशन के थ्रू इशू कर देती है कि हम इंटरनेट बैन करने जा रहे हैं, एक वेल ड्राफ्टेड ऑर्डर ही कभी नहीं निकालती, ठीक है। इसकी वजह से इसको हम चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में। क्लियर है, फाइन, इसमें यही दिया गया था। क्लियर है। फिर एक और चीज बताई गई है, वो चीज क्या है कि 2020 में जो ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा केस में जो जजमेंट दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चेंजेस किए हैं। कुछ चेंजेस नहीं किए, बस एक चेंजेस की है। वो चेंज क्या है, अमेंडमेंट लाई थी टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 में। अमेंडमेंट में क्या डाला कि इंटरनेट सस्पेंशन जो है ना वो मैक्सिमम 15 दिनों के लिए किया जा सकता है, ठीक है, एक ये क्लॉज डाल दिया। दूसरा क्या डाला, दूसरा ये डाला कि अमेंडमेंट में ये दिखा दिया कि ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट पे कि वो ऑर्डर पब्लिश करे, ठीक है, और ये भी नहीं है कि पीरियोडिक रिव्यू करे इन ऑर्डर्स का गवर्नमेंट, ठीक है। दो ऑब्लिगेशंस नहीं है कि या तो वो ऑफिशियली अपना पब्लिश करे ऑर्डर, ये स्पेसिफिकली उन्होंने रूल्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि हम ऑर्डर के साथ पब्लिश ऑफिशियली ऑर्डर पब्लिश करेंगे, ठीक है, और हम अपने ऑर्डर्स को पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे। ये दो चीजें नहीं लिखी हैं, सिर्फ क्या डाल दिया कि मैक्सिमम 15 दिन तक इंटरनेट बैन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इस इंटरनेट बैन का क्या सीन है, इस ऑर्डर का क्या सीन है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिया था अनुराधा वाला, उसका ये सीन है कि उसकी अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में, नहीं बल्कि गवर्नमेंट में खुद में। एक एग्जांपल मैं देता हूं यहां पे आपको कि जो स्टेट ऑफ मेघालय है ना, उसको एक आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन हुई थी, जिसमें पूछा था कि आप जजमेंट जो अनुराधा केस में दिया गया इंटरनेट बैन का उससे अवेयर है। तो आरटीआई में क्या आया था कि स्टेट जो मेघालय है ना वो नॉट इवन अवेयर ऑफ द जजमेंट, मतलब वो अवेयर ही नहीं है जजमेंट की। ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी पास किया है, ठीक है, इंटरनेट बैन के केस से रिलेटेड, जबकि 8 महीने पास हो चुके हैं ऐसे जजमेंट को, ठीक है। क्लियर है, अवेयरनेस नहीं है। अब इसका वाइड रेंजिंग इंपैक्ट क्या है कि इकोनॉमी पे इंपैक्ट है, 2.8 बिलियन का मतलब इकोनॉमिक लॉस हुआ है, ठीक है। इंटरनेट की वजह से इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड लोगों की प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है क्योंकि इंटरनेट बैन करवा दिया आपने, ठीक है, वो अप्रोच नहीं कर पाते हैं अपने एंटरटेनमेंट को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, ठीक है। और इसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट ने लॉजिक दिया है वो ये दिया है कि जो हमारे इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लिमिटेड करते हैं मोबाइल डेटा सर्विसेज को, मतलब हम ब्रॉडबैंड की सर्विसेज को डेटा इंटरनेट बैन नहीं करते, ठीक है, हम केवल मोबाइल यूजर्स के इंटरनेट डेटा को बैन करते हैं ताकि वो इंटरनेट यूज ना कर सकें। लेकिन ये कितना बड़ा अपने आप में आयरनी है कि 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उसने बताया था कि 97% जो इंटरनेट यूजर हैं वो मोबाइल यूजर्स हैं इंडिया में। तो मतलब जब आप इंटरनेट बैन करते हो तो 97% मोटा मोटा 97% यूजर्स की आप इंटरनेट की राइट छीन लेते हो उनसे। क्लियर है। अच्छा, क्लियर है ये आर्टिकल, आपको स्टोरी क्लियर है। अनुराधा केस याद रखना आप, 2020 में जो दिया था यूनियन वर्सेस अनुराधा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अनुराधा, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट क्या था कि आप इंटरनेट बैन को रीजनेबली यूज करिए, गवर्नमेंट से कहा था, ठीक है। स्टोरी क्लियर है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स गो बैक टू एडिटोरियल। एडिटोरियल में आज कौन सा आर्टिकल है, इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर आर्टिकल है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन है ना, उन्होंने विजिट किया था एज अ चीफ गेस्ट 26 जैन 2024, मतलब इसी वाले रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट विजिट किया था, उसी कारण ये आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि स्ट्रेटेजिक ये जो पार्टनरशिप है ना, इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ये है कि 1998 में फ्रांस के प्रेसिडेंट वापस से रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे 1998 में, ठीक है। उसी ईयर में पहली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में,
ठीक है। और उनके प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट भी इशू किया था 1998 की रिपब्लिक डे पे कि इंडिया का जो एक्सक्लूजन है ना ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में, वो एक भेदभाव है। ठीक है, मतलब इंडिया को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर ऑर्डर से जो ग्लोबल है। ठीक है, क्लियर है। और न्यूक्लियर जो टेस्ट किए थे ना इंडियन गवर्नमेंट ने 1998 में, उसका भी सपोर्ट किया था, सपोर्ट नहीं किया था इन द सेंस पूरे वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगा दिए थे, यूएस वगैरह ने। लेकिन जो फ्रांस पहला एक स्टेट था जिसने ओपन कर दिया था डायलॉग विद इंडिया, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट 1998 के बाद फ्रांस ही पहली गवर्नमेंट थी जिसने ओपनली डायलॉग करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया से, मतलब अपनी रिलेशंस वापस से स्टैब्लिश कर ली थी इंडिया के साथ। क्लियर है, जो कि P5 कंट्रीज में से पहली कंट्री है। P5 कंट्री कौन सी है? P5 कंट्री वो हैं जिनको यूएनएससी में सीट मिली हुई है, मतलब जिनके पास वीटो पावर है। कौन सी? रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। क्लियर है। तो इन P5 कंट्री में फ्रांस सपोर्ट करता है कि हाँ भाई इंडिया को भी यूएनएससी में इंक्लूड कर लो। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इन सब में सपोर्ट करता है फ्रांस। लेकिन जो इंडिया फ्रांस की ना जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट डिसीजंस को भी वैल्यू करता है। मतलब अगर यहाँ पे तो उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे थे, क्लियर है, अगर उनके वर्ल्ड लेवल पे डाइवर्जिंग अगर व्यूज भी हैं तो भी वो एक दूसरे के व्यूज को रेस्पेक्ट देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अडॉप्ट किया वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर, कोल्ड वॉर के टाइम पे, और फ्रांस ने नाटो ज्वाइन किया। तो नाटो ज्वाइन करना फ्रांस का और इंडिया का नॉन अलाइनमेंट कितना आपस में अलग है ना, बिल्कुल ही अलग है। लेकिन फिर भी दोनों नेशंस ने एक दूसरे की डिसीजंस को रेस्पेक्ट किया। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या हुआ आफ्टर कोल्ड वॉर? मल्टीपोलैरिटी आ गई थी कुछ टाइम के लिए। तो ठीक है, तो मल्टीपोलैरिटी में क्या है कि मल्टीपोलैरिटी इज गुड फॉर इंडिया एज वेल एज फ्रांस। फ्रांस भी मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है कि हाँ एक यूनिलैटरल सुपर पावर नहीं होनी चाहिए, और इंडिया का भी यही पर्सपेक्टिव है राइट नाउ। ठीक है, वी वांट नॉट बाइपोलर नॉट यूनिपोलर बट मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब पावर एक लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, दो लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बट पावर बटी होनी चाहिए। मतलब साउथ एशिया में अपना इंडिया पावरफुल, ठीक है, वेस्टर्न अमेरिकाज में अपने यूएसए पावरफुल, यूरोपियन नेशंस में अपना फ्रांस पावरफुल, ठीक है, अपर नॉर्थ अपर जो ये अपना साइबेरियन रीजन है पूरा, इसमें अपना रशिया पावरफुल, ठीक है, चाइना साउथ ईस्ट एशिया में पूरा पावरफुल। ठीक है, तो ऐसे पावर बटी होनी चाहिए, ठीक है, एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो दोनों लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस ओवरसी टेरिटरी जो उसकी रियूनियन आइलैंड्स है ना, रियूनियन आइलैंड्स जो फ्रांस के इंडियन ओशन रीजन में, इस वजह से वो इंडियन ओशन रीजन में भी अपनी नजर रखता है फ्रांस, विच इज गुड फॉर इंडिया। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड हुई कि हमने न्यूक्लियर डायलॉग स्टार्ट किया 1998 में, फिर हमने इस न्यूक्लियर डायलॉग को आगे बढ़ाया और ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक डायलॉग रख दिया। ठीक है, न्यूक्लियर डायलॉग को हमने चेंज कर दिया ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक डायलॉग में। ठीक है, फिर उसके बाद पहले हमारे 3 पिलर्स में हो रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस। इन 3 पिलर्स पे हमारी टॉक्स चलती थी, हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होती थी। फिर हमने क्या किया, अब हमारा इन 3 पिलर्स के आगे, न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस के आगे भी बढ़ चुका है। किन पे? एजेंडाउस पे, काउंटर टेररिज्म एजेंडा पे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के एजेंडा पे। ठीक है, उसके बाद हमने वर्ल्ड जो इश्यूज हैं, वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, उनमें भी अपना इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हुए देखा है। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है ना, मतलब हमारे जो इंटरेस्ट और हमारी जो सेम मोटिव है वो कन्वर्ज हो रहा है, मतलब वो सेम ही डायरेक्शन में ग्लोबल चैलेंजेस को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है, यूएनएससी को रिफॉर्म करने के लेके, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म्स में, ठीक है, यहाँ तक कि ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑनगोइंग यूक्रेन एंड गाजा की पीस और डिप्लोमेसी से आप चीज़ों को सॉल्व करो, वॉर का एरा नहीं है ये। यहाँ पे भी हम हमारे जो थॉट्स हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, फिर डिफेंस साइड में हमारी टाइज देखी जाए तो हमें स्कॉर्पियन जो सबमरीन है वो बिल्ड करके दी, किसने? फ्रांस ने। ठीक है, हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं नेवी, एयरफोर्स और आर्मीज की। ठीक है, हमारा रफाल मिला है इंडिया को, ठीक है, फ्रांस से। क्लियर है। और जो मैक्रोन की जो अभी विजिट थी ना 2024 में, उसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप स्टैब्लिश किया इंडिया और फ्रांस ने, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हेल्प करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप क्या है? डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है ना, गन्स हो गई, ठीक है, टैंक्स हो गए, मिलिट्री हेडगेयर्स हो गए, हेलमेट्स हो गए, बूट्स हो गए, इन सबको साथ में डिजाइन करेंगे, साथ में बनाएंगे, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे इनकी। क्लियर है आपको ये? बस इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो डीआरडीओ है ना, उसको जो एयरक्राफ्ट इंजन है ना, जेट एयरक्राफ्ट, उसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी फ्रांस के द्वारा। क्लियर है, इट्स गुड फॉर कंट्री। फिर स्पेस सेक्टर में क्या कॉपरेशन है? स्पेस सेक्टर में फ्रांस ने इंडिया का जो लॉन्चिंग फैसिलिटी है ना श्रीहरिकोटा, उसको एस्टैब्लिश करने में हेल्प की थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश हुआ है इंडिया की जो कंपनी है न्यू स्पेस और जो फ्रांस स्पेस, ठीक है, कंपनी है, सैटेलाइट लॉन्च कंपनी, उनके बीच में कोलैबोरेशन होगा जो आगे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है,
क्लियर है, फाइन है। अब इसको जो ये टाइज है ना, जो पार्टनरशिप हमारी जो बिल्ड हो रही है, इसको और डीपन करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमें कई सारे सब्जेक्ट्स पे कन्वर्ज करना पड़ेगा। एक तो एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वायरमेंट है, सिविल एविएशन है, टेलीकॉम है, अर्बन है, डेवलपमेंट है, क्लियर है। और हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। 10,000 गए थे, अब 30,000 हो जाएंगे 2030 तक, फाइन। तो हमारे सिटीजन टाइज भी बढ़ रहे हैं, क्लियर है। क्लियर है, ये पूरा आर्टिकल क्लियर है आपको, क्या क्या टाइज थी, फाइन। दूसरा आर्टिकल पे आते हैं कि गवर्नर जो तमिलनाडु के हैं, RN रवि, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं, उसके आगे बढ़ के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। उसने क्या स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने हिस्ट्री को, जो अपनी इंडियन मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाली जो हिस्ट्री है, उसको उन्होंने एनालाइज करके अपने को स्टेटमेंट इशू कर दिया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट इशू किया और उनका क्या व्यू है? उनका ये व्यू है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, उसने बहुत ही कम इंपैक्ट डाला ब्रिटिश के डिसीजन पे कि वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। ज्यादा इंपैक्ट किसने डाला? ज्यादा इंपैक्ट डाला सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद गवर्नमेंट और आर्मी फॉर्म करने का डिसीजन, और 1946 में नेवल म्यूटनी और एयरफोर्स का जो रिबिलियन हुआ था ना, इन लोगों ने ज्यादा इंपैक्ट डाला है, इन दो इवेंट्स ने ज्यादा इंपैक्ट डाला है, और ब्रिटिशर्स इसी इंपैक्ट की वजह से भारत छोड़ के चले गए, ठीक है। उनका व्यू ये है, ठीक है। और इन्होंने आईबी की जो फाइल्स है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, मतलब ये आईपीएस भी रह चुके थे, RN रवि, इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन्होंने सर्व किया था बहुत सालों तक, तो इन्होंने अपनी उन्हीं आईबी फाइल्स को रीड किया होगा, और उसमें से बता दिया इन्होंने कि एक जो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है ना आईबी की फाइल्स में, इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइल्स में, उसमें यह बताया गया है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है ना, एटली, उनके और गवर्नर ऑफ बंगाल के 1947 से बिफोर की बात है ये, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, तो उस कॉन्वर्सेशन में एटली ने क्या कहा? एटली ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटिश के, उन्होंने गवर्नर से कहा था बंगाल के कि नॉन कॉपरेशन का जो मूवमेंट है ना, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। हमें ब्रिटिशर, मतलब एज अ ब्रिटिशर्स, हमें भारत छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हम इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं अब, क्योंकि हमारी जो नेवी है और जो एयरफोर्स है, ये दोनों रिवॉल्ट कर रही हैं, और इनमें ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटेड इंडियंस हैं, ठीक है। तो ये अब रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमें डर लग रहा है, अब हम भारत छोड़ के, इसलिए हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। इन्होंने अपनी आईबी फाइल से कहा। फिर अपने जो राइटर है ना, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, उनके व्यू क्या है कि यार ये तो देखो आप, सॉरी, आई मीन गवर्नर ने क्लैरिफाई किया, ठीक है। उसके बाद इन सबको बोलने के बाद RN रवि ने, नॉट राइटर, सॉरी, मिस्टर RN रवि ने क्लैरिफाई किया कि हम हाईएस्ट रिस्पेक्ट देते हैं महात्मा गांधी को, उन्होंने जो काम किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। लेकिन इसका भी कोई डाउट नहीं है ना कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व करते थे, और वो लॉयल्टी शो करते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी को, इसी वजह से तो ब्रिटिश हम पे रूल कर पाया, फाइन, क्लियर है। जब इस लॉयल्टी को टूटते हुए देखा ब्रिटिशर्स ने, और जब उन्होंने देखा कि सुभाष चंद्र बोस एक अपनी नई आर्मी खड़े कर रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी, या अपनी जो एक अलग से आर्मी है, आजाद हिंद फौज, जब ये खड़ी कर रहे हैं, और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तब उन्होंने देखा कि अब हमें भारत छोड़ के जाना चाहिए, अब हमारा भारत से वी आर लूजिंग अवर पावर ऑन इंडियन स्टेट। तो उन्होंने डिसीजन लिया भारत को छोड़ के जाने का। और आप ये भी जान लो ना कि जब ब्रिटिशर्स ने ट्रायल चलाया था INA, ठीक है, के जवानों पे, ठीक है, तो उनको डिफेंड करने कांग्रेस के लॉयर ही आए थे। उन 3 ऑफिसर्स के क्या नाम है जिन पे ट्रायल चला गया था INA के? प्रेम कुमार सहगल, गुरबाज सिंह ढिल्लोन, शाह नवाज खान, ठीक है। इन 3 लोगों पे जब ट्रायल चला था 1945 और 46 में, तो लॉयर जो है ना वो कांग्रेस पार्टी के ही थे, जवाहरलाल नेहरू थे अपने, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू थे, भूलाभाई देसाई थे, ठीक है। तो कांग्रेस ने भी इन लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, क्लियर है। बस इतना ही था इस आर्टिकल में जो RN रवि ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में कहा था। इलेक्शंस इन पाकिस्तान नॉट इंपॉर्टेंट, फाइन। 3 जनरेशन ऑस्ट्रेलियन ओपन्स, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अब जो ओपिनियन वाला आर्टिकल है उसमें म्यांमार का केस है। म्यांमार का केस मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी समझा देता हूं। म्यांमार के केस में क्या हो रहा है कि 3 साल हो गए हैं वहां पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हटा के मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो रखा है। मतलब 3 साल पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हटा दी थी मिलिट्री ने, और खुद का रूल स्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। अब वहां पे मिलिट्री रूल है, तो वहां पे मिलिट्री, पॉलिटिकल क्लास और एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में रिवॉल्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसकी वजह से इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, या जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन वेरियस कंट्रीज पे, चाइना, लाओस, कंबोडिया, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है, मतलब इंपैक्ट पड़ रहा है इस वजह से, ठीक है। अब म्यांमार का पावर स्ट्रक्चर क्या है, उसका पावर आर्किटेक्चर, मतलब पावर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो पावर आर्किटेक्चर जो म्यांमार में वो ये चल रहा है कि एक तो पॉलिटिकल क्लास है और एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक मिलिट्री है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर हो गया, मतलब एक मिलिट्री, एक एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस, एक पॉलिटिकल क्लास। पॉलिटिकल क्लास में क्या सीन है? पॉलिटिकल क्लास नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, और उनका एक आर्म्ड ग्रुप है, मतलब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है ना उसका भी एक आर्मी है, जिस आर्मी का नाम है पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। इनका एजेंडा क्या है पॉलिटिकल क्लास वालों का? कि इनको फेडरल डेमोक्रेटिक यूनियन बनाना है,
क्लियर है, म्यांमार में, फाइन। और जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके भी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस का क्या नाम है? उनका नाम है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, अराकान आर्मी, तयांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इन एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस की क्लासेस होती रहती है म्यांमार मिलिट्री से, जो कि पावर पर बैठी हुई है म्यांमार में, ठीक है। ये एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस भी लड़ते रहते हैं, ठीक है। अब एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस का डिवाइडेड है व्यू, कुछ तो आर्मी को सपोर्ट करते हैं, कुछ अपोज करते हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, ठीक है। अब जो तीसरा एक्टर है ना, दिस मिलिट्री वन, तो ये जो दिस इज वेरी पावरफुल पावर आर्किटेक्चर विच इज तत्मा दाओ। तत्मा दाओ इज ऑफिशियल मिलिट्री ऑफ म्यांमार। तत्मा दाओ इसी ने पावर हाईजैक कर रखी है इन म्यांमार। इसका क्या सीन है, इसने पावर ले रखी है, ये पावर पे बैठा हुआ है एंड ये क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन म्यांमार। तो अब ये सब म्यांमार में हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट आपने देख लिया, पावर आर्किटेक्चर देख लिया। अब क्या हो रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस है, जो आसियान है, जो जापान है और जो म्यांमार के नेबर्स इंक्लूडेड इंडिया, उन्होंने बहुत कोशिश की कंट्री में वायलेंस रुक जाए, कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो इन सब के चलते इंडिया के इंटरेस्ट और इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचा सके म्यांमार में, ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। देखो, जब पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म थी ना म्यांमार में, तो हम कॉर्डियल रिलेशन रखते थे गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कॉज के लिए सपोर्ट करते थे, ठीक है। बायलैटरल टाइज थी, फाइन, इट्स गुड, उस टाइम पे ये ठीक था। लेकिन जब मिलिट्री रूल आ गया ना, तो इंडिया को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, इंडिया को फ्रेंडली टाइज करनी पड़ेगी मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ जो म्यांमार की है, ठीक है। और बाकी बैक ऑफ द कर्टन आप एंगेज करते रहिए पॉलिटिकल क्लास से, एथनिक ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और सेम टाइम पे म्यांमार के इंटरनल अफेयर्स में इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि और ये सब किस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो म्यांमार का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये इंडिया को इफेक्ट कर रहा है। कैसे इफेक्ट कर रहा है? एक तो रेफ्यूजी इनफ्लो हो रहा है, जो म्यांमार के लोग हैं वो भागे दौड़े मिजोरम में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं एज अ रेफ्यूजी, ठीक है। उससे क्या हो रहा है? उससे प्रॉब्लम हो रही है, इलीगल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं बॉर्डर एरियाज में, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि मतलब, ठीक है, इलीगल बॉर्डर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, उसी चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट को फेंस करना पड़ रहा है अपना बॉर्डर, ठीक है। 2008 की जो इंडियन मूवमेंट फ्री रजीम है ना, फ्री मूवमेंट रिजीम जो इंडियन म्यांमार के बीच में है, अच्छा, इसको मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, विजुअल्स के साथ, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, ठीक है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, मजा आ जाएगा देख के, पूरा याद रहेगा स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको भी हमें चेक करना पड़ रहा है क्योंकि रिफ्यूजी बहुत बढ़ गए हैं और इलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ गई बॉर्डर पे, ठीक है। सेकंड जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि कम्युनिकेशन लिंक्स जो है ना, वो नहीं टूटने चाहिए। किसके साथ? एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, जैसे अराकान आर्मी है, ठीक है, नेशनल आर्मी, ठीक है, और जो पॉलिटिकल क्लास की आर्मी है, ठीक है, उनके साथ नहीं टूटने चाहिए। लेकिन हमारा जो अपर एंड है, मतलब जो हमारा मेजर मेजर जो हमारा झुकाव होना चाहिए, मेजर जो हमारा झुकाव कह लो, या जो मेजर हमारा एंगेजमेंट होना चाहिए, वो म्यांमार की मिलिट्री तत्मा दाव से होना चाहिए, जो कि पावर में अभी बैठी हुई है, ताकि हमारे इंटरेस्ट म्यांमार में सुरक्षित रहें, ठीक है, क्लियर है। बस तो यही थी अप्रोच जो इंडिया को फॉलो करनी है म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में, क्लियर है। ये एथनिक वायलेंस पे डेटा दिया गया है, मणिपुर की वायलेंस पे। अच्छा, इसमें ये समझ लो, मणिपुर की डेमोग्राफी आप समझ लो, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला, ये पूरा हिल्स है, ठीक है, ये पूरा हिल्स है इस वाले कलर से, जो कि कुकी कम्युनिटी के डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है। और जो कम कलर वाला, लाइट वायलेट जो कलर है ना, ये पूरा हिल्स है, जो कि नागा कम्युनिटी द्वारा डोमिनेटेड है। और ये जो वैली रीजन है ना, छोटा मोटा, दिस पार्ट, दिस इज डोमिनेटेड बाई मेतीज, ठीक है, क्लियर है। और इसका मैं पूरा मणिपुर क्राइसिस, पूरी हिस्ट्री, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, पूरा स्टोरी फॉर्म में, कहानी के तौर पे मैंने अपनी 31 जैन 2024 द हिंदू डिस्कशन वाली वीडियो में समझाया हुआ है। उसको मैं मतलब उसको जो टाइमलाइन, जिस टाइमलाइन पे मैंने समझाया हुआ है, वो मैं टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी वीडियो की, ठीक है, देख लेना आप लोग, क्लियर है। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट देख लिया आपने, ठीक है, एडिटोरियल देख लिया, ओपिनियन देख लिया। अब हम चलते हैं हिंदू के फ्रंट पेज पे और बाकी की न्यूज़ देख लेते हैं, फाइन। लेट्स गो बैक टू फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ है? पहली, ईडी ने अरेस्ट कर लिया झारखंड के सीएम को, और चंपाई दूसरे सीएम एज अ ओथ टेक ओवर करेंगे झारखंड के, ठीक है सर, सेकंड सीएम। केजरीवाल ईडी समन मिला है, ठीक है, आरबीआई ने करप्ट कर दिया है पेमेंट को, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये न्यूज़ जो जरूरी बन जाती है वो ये है, वाराणसी के कोर्ट ने, ठीक है, परमिट कर दिए हैं ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू प्रेयर्स। आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई गई है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में वाराणसी ने हिंदू को प्रेयर करने की परमिशन दे दी मॉस्क में ज्ञानवापी के। अच्छा, इसमें अब जो लिंक है वो आप कहाँ बैठाएंगे? आप लिंक बैठाएंगे कि या तो ये हमारे जो नेशनल सेकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उसको इफेक्ट डाल रहा है, या फिर ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बढ़ा रहा है। मतलब
समझ सकते हो ना आप, जो मुस्लिम प्लेस है वहीं पे हिंदू भी जाके प्रेयर करेंगे, तो ये जो डाइवर्सिटी है इसमें यूनिटी बढ़ रही है, ठीक है। या तो ये हमारे सेकुलर स्ट्रक्चर में टेंशन बढ़ाएगा, तो क्या एंगल बनेगा ये आप अपने मन में सोचना बैठ के, कि अगर हिंदूज ज्ञानवापी मस्जिद में जाके प्रेयर करेंगे अपनी, तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है कि ये नेशनल सेकुलर जो स्ट्रक्चर है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो टेंशंस को और ज़्यादा बढ़ा देगा, क्या सीन होगा, ठीक है। पार्लियामेंट ब्रीच, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मॉस्क को गिरा दिया महरूली में, ये कहते कि एनक्रोचमेंट किया था गवर्नमेंट जगह पे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी न्यूज़ कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शन हो रहे थे ना, उसमें क्या सीन हुआ, उसमें बीजेपी का ये जो मनोज सोनकर है ना, इसने इलेक्शन जीत लिया, ठीक है, मेयर बन गया। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है ना और कांग्रेस है, उसने ये कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था ना अनिल महिज, तो अनिल ने छेड़खानी की बैलेट पेपर के साथ और बीजेपी को फेवर किया, ठीक है, इसलिए ये बीजेपी का मेयर जीत गया, वरना नहीं जीत पाता। मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने छेड़छाड़ किया इलेक्शन के साथ, इसलिए वो हाई कोर्ट गए, वहां से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली, तो अब आम आदमी पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यही मुद्दा उठाएंगे कि भाई ऑफिसर ने छेड़खानी की थी, इलेक्शंस फेयर फ्री नहीं हुए थे, ठीक है। ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। टीएन के जो तमिलनाडु के सीएम, उन्होंने कहा कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपने स्टेट में अप्लाई नहीं करेंगे, फाइन, क्लियर है। ममता राहुल पॉलिटिकल, ठीक है। मास मैरिज फ्रॉड केस नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीतीश कुमार यू टर्न बिहार लोकसभा इलेक्शंस, पूरा पॉलिटिकल है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केरला जेपी नड्डा पॉलिटिकल, कम्युनलिज्म पॉलिटिकल, मराठा पॉलिटिकल, फाइन, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको मैं काट रहा हूँ वो मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। साइन बोर्ड इन लेजिस्लेचर अपकमिंग लेजिस्लेचर सेशन, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मायोस टनल, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। नक्सल की टनल मिली है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओबीसी पैनल, प्रो खालिस्तान स्लोगन्स, कोई ज़रूरत नहीं है। एडिटोरियल हमने देख ही लिया है, ओपिनियन देख चुके हैं हम लोग, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वी हैव सीन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द न्यूज़ सेक्शन। न्यूज़ सेक्शन में क्या है कि बाइडन की गवर्नमेंट जो है ना, उसने कहा है कि हम ड्रोन डील को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा क्यों उन्हें बोलना पड़ा, क्योंकि जो लॉ मेकर्स है ना यूएस के, उन्होंने ब्लॉक कर दिया इंडिया और यूएस की ड्रोन डील को। कौन सी ड्रोन है वो, MQ-9B, इस ड्रोन की डील को होना था, और यूएस के लॉ मेकर्स जो है ना, लेजिस्लेटर्स है ना, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मतलब जो कानून बनाने वाले हैं ना अमेरिका के, उन्होंने ब्लॉक कर दिया इसको। रीजन क्या दिया, रीजन दिया है पन्नू इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो ये प्रो खालिस्तानी लीडर था ना गुरपत वंत, इसका जो असैसिनेशन हुआ था, यूएस कैनेडियन था ये ना, ये उसमें शायद इंडिया का हाथ हो सकता है, ठीक है। इसी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उन्होंने ये ड्रोन डील को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन जो यूएस गवर्नमेंट है ना बाइडन की, उसने कहा कि हम इसको कंटिन्यू, मतलब इस पर टॉक्स कर रहे हैं, लेजिस्लेटर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी विल गेट इट डन। अच्छा, ये MQ-9B जो ड्रोन है, इसकी क्या खासियत है, ये ड्रोन एक तो हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है, और बहुत समय तक ये रह सकता है ऊपर, जो हेल्प करेगा इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, सर्वेलेंस के लिए, क्लियर है। ये न्यूज़ इतनी थी। UGC कोई ज़रूरत नहीं है। चंपाईश्वरन कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आरबीआई ने पेमेंट बैंक को क्यों झड़ाई लगाई, क्योंकि उन्होंने करवाया था ऑडिट, और वहाँ पे उनको कंप्लायंस के लिए और लॉ को फॉलो ना करने के लिए एविडेंस मिले, तो फिर उन्होंने लगा दिया, क्लियर है, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पूरा काट दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। पी चिदम्बरम साहब, ठीक है। अब इंटरम बजट आ रहा है, उससे पहले ज्वाइंट सेशन होता है जिसमें प्रेसिडेंट स्पीच देता है। तो प्रेसिडेंट साहिबा ने अपना कहा कि रामलला स्थापित हो गए हैं, ठीक है। इकोनॉमी 7.5% से बढ़ेगी, ठीक है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $775 बिलियन पहुंच गया 450 से। हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 8 करोड़ पहुंच गए हैं 3 करोड़ से। 6 बिलियन का हमारे पास रिजर्व हो गया है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। गुणगान गाया इकोनॉमी का, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है वो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसने वर्डिक्ट तो नहीं दिया, ठीक है। फैक्ट चेकिंग रूल में स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, तो उसने एक अपनी दूसरी बेंच को केस रेफर कर दिया है। अब ये फैक्ट चेकिंग रूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2023, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, IT रूल्स 2023 को अमेंड किया था। उसमें उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि सेंटर एस्टैब्लिश करेगी एक फैक्ट चेकिंग यूनिट। अब ये फैक्ट चेकिंग यूनिट का काम क्या होगा, ये फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आइडेंटिफाई करेगी, जो कि गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। आइडेंटिफाई करेगी, फाइन, ठीक है, क्लियर, आइडेंटिफाई करेगी। फिर क्या होगा, ये जो IT रूल्स है ना 2023 वाले जिसमें अमेंडमेंट लाई थी, इन रूल्स के तहत गवर्नमेंट कैन आस्क, गवर्नमेंट मांग सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कि आप कंटेंट या न्यूज रिमूव करो रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वाज आइडेंटिफाइड एज फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग विद द हेल्प ऑफ फैक्ट चेकिंग यूनिट। मतलब
फैक्ट चेकिंग यूनिट गवर्नमेंट से कहेगा कि जो गवर्नमेंट की बिजनेस के बारे में जो ये न्यूज़ है यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इंस्टा पे या फेसबुक पे, ये फेक है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहेगी कि आप इस न्यूज़ को रिमूव करिए, ठीक है, फाइन। और अगर ये रिमूव करने से मना कर देते हैं सोशल मीडिया वाले, तो इनको जो सेफ हार्बर का स्टेटस मिला हुआ है ना अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000, वो इनका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा अगर इन्होंने वो कंटेंट रिमूव नहीं किया। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस हार्बर स्टेटस, सेफ हार्बर स्टेटस अंडर आईटी एक्ट। क्या है ये, देखते हैं। दिस इज सेफ हार्बर क्लॉज, ठीक है, अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सेफ हार्बर एक्ट क्या है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे एयरटेल, जियो, और जो इंटरमीडियरीज हैं मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, जो होस्ट करते हैं थर्ड पार्टी कंटेंट को ऑनलाइन, ठीक है, मतलब मैंने कंटेंट डाला, मैंने जो ये वीडियो डाली ना यूट्यूब पे, मैं थर्ड पार्टी हूँ, ठीक है, और यूट्यूब इंटरमीडियरी है, ठीक है, जो कि मेरे कंटेंट को शो कर रहा है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है इस इंटरमीडियरी को, और इंटरमीडियरी मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है, मैं थर्ड पार्टी हूँ, ताकि मैं अपना कंटेंट होस्ट कर सकूँ। तो ये कंटेंट इंटरमीडियरी ने तो नहीं डाला है, तो उस पर लीगल एक्शन नहीं होगा, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन है, सेफ हार्बर है, ठीक है। क्या सीन है, मतलब सेफ हार्बर का मतलब बेसिकली ये है कि ये जो फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर वाले हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाएंगे किसी भी थर्ड पार्टी के कंटेंट के लिए जो उनके प्लेटफॉर्म पे डाला जा रहा है, तब तक जब तक या वो इस कंटेंट के साथ छेड़खानी ना करें, इस कंटेंट को मॉडिफाई ना करें, ठीक है, और ड्यू डिलिजेंस फॉलो ना करें या लॉ को फॉलो ना करें, कंट्री के जो लॉज हैं बेसिक उनको फॉलो ना करें। मतलब अगर वो कंटेंट के साथ छेड़खानी कर देते हैं जो थर्ड पर्सन ने डाला है, या वो कंटेंट को मॉडिफाई कर देते हैं, या उस थर्ड पार्टी ने जो कंटेंट डाला उस थर्ड पार्टी जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री के लॉज को अगर वो नहीं मानते हैं, तो ये सेफ हार्बर वाला क्लॉज उन पर अप्लाई नहीं होगा। तो क्लियर है। तो अगर वो फैक्ट चेकिंग वाली यूनिट से जो कंटेंट हटाने को कहा जाएगा ना, यहाँ पे ये कंटेंट हटाने को आ जाएगा, अगर वो नहीं हटाते हैं तो ये सेफ हार्बर वाला जो ये वाला क्लॉज है ना, ये हट जाएगा। मतलब अगर सेफ हार्बर हट गया ना, तो इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, वो भले ही थर्ड पार्टी ने डाला हो। मतलब मैंने मोदी गवर्नमेंट को गालियां दी और मैंने वो फेसबुक पे डाला, अब फैक्ट चेक यूनिट ने बोला कि भाई साहब फेसबुक आप इसको हटाइए, ये तो मिसलीडिंग है, और फेसबुक वालों ने नहीं हटाया, तो सेफ हार्बर के क्लॉज के अंडर आप फेसबुक वालों पे केस नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये दे दिया गया रूल्स में कि अगर नहीं हटाया तो ये सेफ हार्बर वाला क्लॉज हट जाएगा फेसबुक के ऊपर से। जब ये क्लॉज हट जाएगा ना फेसबुक के ऊपर से, तो गवर्नमेंट लीगल एक्शन फेसबुक पे ही ले लेगी, भले ही वो थर्ड पार्टी का कंटेंट क्यों ना हो, लेकिन लीगल एक्शन आप पे लिया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। इस न्यूज़ में यही मुझे बताना था जो टेक्निकल था। क्लियर है। फिर ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने मेंटरशिप प्रोग्राम एक बनाया है स्कूल टीचर्स के लिए, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाने के लिए। अच्छा, ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको मेंशन किया गया पैरा 15.11 में कि गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी नेशनल मेंटरशिप मिशन के द्वारा। क्लियर है, इतना ही था इस आर्टिकल में। बाकी अयोध्या वगैरह वाला नॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। जीएसटी राइज हो गया जनवरी में दिसंबर के कंपैरिजन में, कोई जरूरत नहीं है, 4.4% बढ़ गया। कोर सेक्टर हमारा आउटपुट ग्रोथ जो है ना वो स्लो हो गई 14 महीने टू ए 14 मंथ लो, मतलब 14 महीने से देख रहे हैं हम कोर सेक्टर जो है ना वो ग्रोथ उनकी स्लो हो रही है। अब ये कोर सेक्टर्स क्या होते हैं इंडियन इकोनॉमी में? कोर सेक्टर्स 8 कोर सेक्टर्स हैं। एक तो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है विच ऑल दीज आर अमंग आर नॉट अ कोर सेक्टर, तो आपको कोर सेक्टर याद रखने हैं। फाइन, क्लियर है, बस यही इंपॉर्टेंट थी इसमें, बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूरा काट दो, नॉट इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आज, ईरान, इराक और पाकिस्तान कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स सेक्शन विच इज़ ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। फाइन, क्लियर है। तो वी हैव कवर्ड द हिंदू कॉम्प्रिहेंसिवली। फाइन, क्लियर है। साइंस सेक्शन, ठीक है, तो हमने द हिंदू कवर कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है ना कि इस सेशन को देखने के बाद हमें करना क्या है। आपको क्या करना है, इस सेशन को देखने के बाद आपने मेरा सेशन देखा, फाइन, क्लियर है। अब आपको हिंदू वापस से नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदू पढ़ने की। आपको क्या करना है, मेरी स्टोरीज को याद करना है दिमाग में। जैसे मैंने टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट नॉर्थ कोरिया डिस्कस किया, साउथ कोरिया का वॉर, आपको याद करना है मेरी स्टोरीज को, ठीक है, दिमाग में, और आपको रिकॉल करना है कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, अगर वो रिकॉल हो रहा है फाइन, अगर नहीं हो रहा है तो वापस इस वीडियो पे आ जाइए, उसी टाइमलाइन पे जाके वो डिस्कशन सुन लीजिए आप। क्लियर है। आपको तो हिंदू नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदू पढ़ने की। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना वैसे अब दोबारा हिंदू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स ओवर नाउ, हिंदू बिल्कुल मत छूना, केवल यही डिस्कशन देख लो। फाइन, पूरा कवर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, क्लियर है। बस स्टोरीज याद रख लेना, क्लियर है, फाइन। तो आज का हिंदू खत्म हुआ, कल फिर मिलते हैं नए हिंदू के साथ, नई न्यूज के साथ, ठीक है। और अगर इफ यू वांट आई शुड डिस्कस इंटरम बजट तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, बट कमेंट्स में मुझे कमेंट कर दो यार, सो दैट आई गेट अ मोटिवेशन, एंड प्लीज शेयर दिस सेशन यार, आई विल गेट मोटिवेटेड टू कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, प्लीज शेयर दिस। फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, बाय बाय।